कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन को खाली करें। जैसा कहते हैं इस प्रकार के भाव आप बनाया करें। प्रभु मिलन के भाव अपने अंदर। आइए गायत्री मंत्र के साथ, इन शब्दों के साथ इन भावों को जोड़ें। हे परमात्मा, हमको सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, हमारे जीवन का नियोजन सत्कर्मों में करें, जीवन की यात्रा को सद्मार्ग के ऊपर ले चलें। हृदय के साथ इन भावों को जोड़ें और गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र के साथ भाव जोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमात्मा, जीवन को अकाल मौत से, असाध बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाना, पूर्ण आयु का आशीर्वाद देना, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मुक्ति प्रदान करना, इन भावों को लेकर महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना, गुरु आशीर्वाद के लिए, गुरु भक्ति की जागरण के लिए, गुरु संरक्षण के लिए बड़े श्रद्धा के साथ अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की बात प्रारंभ करें। मनोज भाई आज चुनाव की ड्यूटी में हैं, तो आइए आज उस बीमारी के बारे में बताएं पहले, जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी आज की, हाई बीपी। पूरी दुनिया में हाहाकार है इस बीमारी के कारण। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि खाली आप इसको सुनने तक सीमित ना रहें। जो चीजें हम लोग आपको बताते हैं, यदि उनको आप पालन करते हैं तो विश्वास करें, प्रत्येक बार इस बात को हम जोड़ते हैं कार्यक्रम में कि आपको, आप जो दवाई ले रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, पूर्ण रूप से आपकी वो दवाई बंद हो जाएगी। और यदि नहीं ले रहे हैं और यदि बीमारी आपको हुई है तो आपको कभी दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। दवाइयां किसी भी बीमारी का समाधान नहीं है। आज जो भी अंग्रेजी दवाई दी जाती हैं वो हमारी फॉर एवर, लाइफ लॉन्ग, लाइफ के एंड तक वो दवाइयां चलती हैं। शरीर की यात्रा पूरी होती है और दवाइयों का पैकेट शरीर के साथ ही जाता है, ये समझ लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना में स्वास्थ्य का वो आयाम प्रदान किया है कि व्यक्ति अन्य जीवों की तरह स्वस्थ जीवन जिए। जिस तरह अन्य जीव बिना किसी दवा का सहारा लिए अपनी जीवन यात्रा को आनंद के साथ में पूरा करते हैं, वही स्वास्थ्य का जो आयाम परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है और हम उसी यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। प्रत्येक बार एक नई बीमारी ली जाती है, उसके बारे में आपकी जानकारी को अपडेट किया जाता है। सबको जानकारी है जो उस बीमारी से ग्रसित है
उसको उस बीमारी के बारे में गहरी जानकारी होती है। पर और चीजों को जोड़ दिया जाता है, नए लोगों को चीजें पता पड़ जाती हैं, जिससे उस बीमारी के प्रति उसको भय ना रहे, घबराए नहीं वो, और सरल सरल उपाय बताए जाते हैं जिनको यदि आप करते हैं, वो सरल तो हैं पर वो बड़े चमत्कारिक हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के जो भी आयाम आपको बताते हैं वो बहुत सरल हैं, पर इतना मिरेकिल करते हैं वो, मिरेकिल इससे कम नहीं करते, ये आप नोट कर लीजिए, इससे कम नहीं करते हैं वो। चलिए, तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपकी जानकारी है। हमारे शरीर की संरचना बार बार निवेदन करते हैं कि हमें अपने शरीर की फिजियोलॉजी यानी एनाटॉमी, ये शरीर कैसे बना है, और फिजियोलॉजी यानी ये कैसे काम करता है, ये हमको जानकारी धीरे धीरे हमारी बढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहता है, और रक्त कितना है, वो लगभग 5 लीटर के लगभग उसकी मात्रा है। जो कोई बहुत हेल्दी आदमी है तो भी और कमजोर है तो भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, बाकी वो रक्त का अमाउंट जो 5 लीटर है वो घूमता रहता है, 5 लीटर। तो ये 5 लीटर जो खून है, ये हमारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर में बराबर पंप करता है, रेगुलर पंप करता है। अच्छा, पंप करता क्यों है? क्योंकि हमारे प्रत्येक अंग को शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये शक्ति ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन पहुंचाना, उस अंग को शक्ति प्रदान करना। क्योंकि जब भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से हमारा रक्त बनता है। तो जो भी ऊर्जा होती है वो रक्त के अंदर होती है, और ऑक्सीजन रहती है मिली हुई। तो हमारे अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी, और हमारे अंगों को एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करने का काम भी। तो जब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त रहता है तो वो लाल रहता है, और जब उसमें कार्बन मिल जाती है तो वो नीला हो जाता है। इसलिए 2 प्रकार की नसें पूरे शरीर में फैली रहती हैं, धमनियां और शिराएं, आर्टरी और वेन्स पूरी बॉडी में हमारे में रहती है। तो जो हार्ट है वो पंप करता रहता है रक्त को बराबर। ये थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। हार्ट छोटा सा मुट्ठी जैसा एक हमारा बॉडी के अंदर पार्ट है, 4 भाग उसमें, जैसे 4 कमरे का मकान होता है ना, तो 4 कमरे का मकान जैसा वो आकृति उसकी अंदर से बनी हुई है। 2 कमरे ऊपर के समझ लो, डबल मंजिल मकान समझ लीजिए आप, 2 कमरे फर्स्ट फ्लोर, 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर। तो जो ऊपर वाले जो कमरे हैं उसमें तो रक्त आता है, रिसीव होता है, और नीचे वालों से फेंका जाता है। तो एक वाला जो नीचे वाला कमरा है उसमें रक्त फेंका जाता है धमनियों में, और एक वाले उसमें से फेंका जाता है फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों में शुद्धि के लिए फेंका जाता है, और धमनियों में शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए फेंका जाता है। थोड़ा सी आपकी जानकारी अपडेट कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह पे तो कभी ऐसी क्लास होती तो वहां समझाते हैं, पर वैसे ही आपको बता रहे हैं कि एक उदाहरण देकर। 4 कमरे का मकान समझिए, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले कमरों में वो चीज ग्रहण होती है, और नीचे वालों से वो पंप कर दी जाती है। तो एक वाला जो लेफ्ट वाला उससे पंप करते हैं शरीर की तरफ रक्त को, और दूसरे वाले से पंप करता है हमारा जो है लंग्स की तरफ, जिसमें उसमें ऑक्सीजन जाकर मिलती है। उसकी कार्बन को लंग्स में ऑक्सीजन आती है, तो वहां जाल है, उनसे वो ट्रांसफर हो जाती है। मोटी मोटी बात, बाकी तो मेडिकल साइंस की गहरी बातें हैं, पर ये मोटी मोटी चीज जानना चाहिए। अब ये 5 लीटर जो रक्त है, ये आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर पंप कर देता है पूरे शरीर में। अब ऐसा नहीं कि वो पूरा 5 लीटर एक साथ आएगा और पंप करेगा, उसकी तो आकृति छोटी सी है। तो जो आप देखते हैं, जो आपकी जो धड़कन होती है ना, जो आपका पल्स रेट होता है, वो 1 मिनट में लगभग वो 72 बार होता है, 70-72 बार, कुछ कम ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होता। एक नॉर्मल का 72 रहता है, इंसान का, हर जीवों का अलग अलग रहता है। तो ये क्या करता है, 72 बार जब धड़कता है तो ये रक्त को पंप करता है। एक बार में कितना पंप करता है? लगभग अप्रोक्सीमेट 300 ml, 300 ml को एक बार में पंप करता है। तो 72 बार में वो लगभग 5040 मिलीग्राम पूरे 5 लीटर को पंप कर देता है।
ये आप समझिए 5 लीटर को एक साथ पंप नहीं करता है, 300 ग्राम हर बार पंप करता है। तो 1 मिनट में पूरा रक्त को वो पूरे बॉडी में आप पंप कर देता है। आप कोई भी चीज यदि पंप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं किसी चीज को, तो उसमें क्या होता है? फोर्स होता है। तो जो फोर्स है, जब भी उसका एक रिवर्स प्रभाव जो रहता है वो प्रेशर के रूप में रहता है, दबाव के रूप में। वो दबाव किस पर पड़ेगा? जो चीज फेंक रही है, तो वो दबाव आपके हार्ट और आपकी धमनियां, इन सब के ऊपर वो जो फोर्स बना हुआ है फेंकने वाला, उसका जो रिवर्स फोर्स है दबाव के रूप में, वो आपकी धमनियों की दीवार और आपके हार्ट की दीवार पर रहता है। बस ये जो है, ये आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो ये तो होना ही चाहिए। यदि वो प्रेशर नहीं होगा रिवर्स फोर्स का, तो पंप करेगा कैसे रक्त? मान लीजिए वो पंचर हो जाए, हार्ट जो है आपका पंचर हो जाए, उसमें छेद कर दो, तो वो फोर्स दीवारों पे पड़ेगा नहीं, उस छेद से वो रक्त आपका बाहर हो जाएगा। तो रिवर्स फोर्स रहना ही चाहिए बॉडी में। जैसे हम हर लेक्चर में आपको हर बीमारी में बता दें, एसिडिटी में एसिड रहना ही चाहिए, ऐसा हमने कई बीमारी में आपको बताया है। तो म्यूकस की जब समस्या की बात करते तो म्यूकस रहना ही चाहिए। पर ये सब चीजें जब नॉर्मल रहती हैं तब आपके लिए उपयोगी है, और जब ये अबनॉर्मल स्थिति में आ जाती हैं तो ये आपके लिए हानिकारक बन जाती हैं, और फिर आपको बनती है बीमारी। तो जो फोर्स है वो आपको रहना चाहिए। इस फोर्स को नापा गया है MFHg में। तो आपका जो एक नॉर्मल फोर्स है तो 2 प्रकार का रहता है। एक बार हमारा हार्ट सिकुड़ता है, पिचकता है, तो रक्त निकलता है धमनियों के ऊपर, और एक बार वो फैलता है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। तो जब वो पिचकता है तो रक्त बाहर होता है, तो एक फोर्स बनता है, और जब वो फैलता है तो दूसरा फोर्स बनता है। इसलिए रक्त जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, 2 बार नापा जाता है। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। एक बार में पिचकने वाला फोर्स कितना है, जब वो रक्त हमारा हार्ट पिचक रहा है तो हमारी धमनियों पर, उन हार्ट की वेसल्स पर क्या दबाव है, एक तो वो वाला होता है, और जब वो फैलता है, रक्त पुनः आता है, तो एक वो वाला दबाव है। इसलिए जो बीपी होता है वो 2 में रहते हैं कि साहब वो नॉर्मल कितना है, 120/80। जब 120/80 आपका बना रहता है तो समझिए कि आप नॉर्मल हैं। वो जब वो पिचक रहा है तब वो सिस्टोलिक 120 आ जाए, और जब वो फैल रहा है, रिसीव कर रहा है आपके रक्त को, तब उसकी दीवारों पर जो फोर्स बना है वो आपका 80 रह जाए, तो आपका समझिए बीपी, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं आप। और जब ये बढ़ेगा एक्स्ट्रा दबाव, कब होगा ये? इसके भी 2 कारण हैं। एक तो आपका जो जिनमें रक्त फेंका जा रहा है उनकी जो दीवारें हैं वो आपकी छोटी हो गई हैं, वो जो साइज है उसमें कुछ जम जाता है, वो हम आपको बताएंगे। आपके उनकी धमनियों की दीवार में डिपोजिशन हो जाता है ना। तब क्या करता है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा बनता है, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा जो फोर्स बना वो आपका हाई बीपी हो जाता है। तो ये जो है आपका 120 से ऊपर चला जाएगा, 40, 50, 60, 90, 200 ऐसा बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा डिपोजिशंस, इसमें दूसरा भी रहता है, एक आपका जो रक्त है वो थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। अब उसके कारण वगैरह बाद में चर्चा करेंगे। तो एक तो दीवारों पे जमना और रक्त का गाढ़ा हो जाना, दोनों से आपका फोर्स बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है, तो रिवर्स फोर्स बढ़ जाता है, दबाव के रूप में प्रेशर बढ़ जाता है, तो बस वो हाई बीपी हो जाता है। यानी एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो हाई बीपी है। और कभी कभी ये लो बीपी हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब 120 से ऊपर चला जाए तो हाइपरटेंशन, और जब वो नीचे आ जाए, मान लीजिए वो 100 रह जाए, 110 रह जाए, तो आपका हाइपोटेंशन। LBP और HBP, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, और नॉर्मल। तो ये सब चीजें आपको जानकारी में होना चाहिए। और कम लोग इससे प्रभावित नहीं है दुनिया में, करोड़ों लोग, करोड़ों की संख्या, बहुत पैसे वाले कंट्री, भयंकर लोग, लगभग आंकड़ा 100 करोड़ से ऊपर का है,
यदि आप गिनने जाएं तो, और बहुतों को तो पता ही नहीं है इसको साइलेंट किलर, इस बीमारी का नाम क्या है, साइलेंट किलर। आदमी को पता नहीं और वो हाई बीपी का पेशेंट हो गया, उसको सिम्टम्स में वो पहचान ही नहीं पाता है, और अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है और वो आदमी मर जाता है। तो इसको साइलेंट किलर, यानी दबे पांव आता है और आदमी को मार देता है। तो भाइयों बहनों, हार्ट की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में हमने आपकी थोड़ी जानकारी अपडेट की कि ब्लड का, हमारे हार्ट का क्या काम है, किस प्रकार से प्रेशर बनता है, किस प्रकार से काम करता है। तो इससे आपको इस प्रेशर के बारे में हमने जानकारी दी। चलिए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षणों की, कि भाई ये इसको पहचानेंगे कैसे कि आप इसके मरीज बन गए, ये बीमारी आपको हो गई है, इसको कैसे पहचानेंगे। हमारी आवाज आ रही है ना गुड़िया, क्लियर? भैया आवाज जा रही है सबको? चलिए, इसके लक्षण जब आपके शरीर में घटने लगे तब आप इस बीमारी को पहचाने कि भाई ये इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। जैसे हमारे सिर के पीछे दर्द होना, बैक साइड में, गर्दन, ये जो गला है इसके गर्दन पीछे वाले हिस्से में दर्द होना, ये एक मोटे मोटे सिम्टम बता रहे हैं आपको। चक्कर आना, ठीक है ना, और आपका दिल जोर जोर से धड़कना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन रहना लगातार, हमारे ब्रेन में कंपन, है ना, थ्रोम्बिंग, कंपन होना, ये भी इसका एक कारण है। जब ऐसा, ये इसका लक्षण है, यानी कारण नहीं लक्षण, सिम्टम्स पहचानने। हाथ पैरों, कंधों, पीठ में, इनमें भी दर्द बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स से ब्लड फेंका जाता है ना ज्यादा। इसके बाद में बार बार पेशाब आना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है आपको तो भी ये ध्यान दें इस बात के ऊपर, है ना। और आपके हार्ट के आसपास आपको दर्द रहता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो भी इसका एक सिम्टम्स है ये, इसके ऊपर भी ध्यान दें। आप कुछ भी काम करते हैं आपको थकान बहुत महसूस होती है, आपको आलस से ज्यादा आता है, घबराहट होती है, आपको मानसिक तनाव होता है ना, ये भी इसका एक पहचान है। टेंशन ज्यादा रहता है आपको, है ना, स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ये भी इसका एक लक्षण है कि भाई कहीं कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। आपकी मेमोरी घटती जा रही है, आपको याद नहीं रहता है, ये भी है इसका एक लक्षण है। इसको भी आप पहचाने, चेक कराएं। आपको नींद नींद नहीं आती है, आपको अनिद्रा है, ये भी आपका इसका एक पहचान है। आपकी एकाग्रता में कमी आ चुकी है, कंसंट्रेशन नहीं रहता, आपका ब्रेन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, ये भी इसका एक लक्षण है ना। और जो आपका जो पल्स रेट है वो भी बढ़ जाता है, ये भी इसका एक लक्षण है। स्वभाव आपका क्रोधी हो जाता है, क्रोध में बढ़ता भी है ये, जब उसके भी अभी बात कारण में चर्चा करेंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो आपका बीपी बढ़ता है, पर रेगुलर क्रोधी स्वभाव हो जाता है जिनका बीपी बढ़ा रहता है, तो क्रोध से बढ़ता भी है और क्रोधी स्वभाव भी बन जाता है आदमी का, इससे भी है। और श्वास लेने में भी कष्ट होना शुरू हो जाता है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और इसका जो प्रभाव है ना ब्रेन पर, किडनी पर, और आपके हार्ट पर तो रहता ही है, पर किडनी और ब्रेन की बीमारियां भी इससे कॉरलेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यदि ये बीमारी आपको बढ़ी है, ब्रेन संबंधित शिकायत, किडनी की शिकायतें, तो भी आप बीपी को चेक कराएं। ये सब जब लक्षण दिखते हैं तो अपने बीपी को चेक कराना चाहिए आपको। लक्षण से इस बात का तात्पर्य है कि आप उस चीज को चेक कराइए, बॉडी में टेस्ट कराइए अपना कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, वो भी आपसे बात करेंगे। माइग्रेन यदि आपको रेगुलर बना रहता है तो भी आप अपने बीपी को चेक कराइए, ये भी इसका एक लक्षण है। पैरों में सूजन आ जाती है, ये भी इसका लक्षण है। बॉडी में बार बार सूजन आती है, ये भी इसका एक लक्षण है, ठीक है। आंखों की रेटिना में भी गड़बड़ हो जाती है जब आपको लंबे समय तक बीपी बना रहता है, तो ये भी इसका एक लक्षण है। और कभी कभी जब सीवियर कंडीशन बनती है
तो मुख से, नेत्रों से, आपके स्टोमक से, इनमें जो है ना ब्लीडिंग हो जाता है। ये इसकी एक सीवियर कंडीशन है। तो ये भी इसका एक लक्षण है। इतने लक्षण आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ये। तो जब ये सिम्टम्स आपको दिखाई दें तो आप चेक कराइए आपके बीपी को, है ना। इसमें आप, और ये तो बहुत सरल काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, कहीं पर भी आप अपने बीपी को चेक करा सकते हैं। तो यदि वो बीपी बढ़ा मिलता है तो आप इसके पेशेंट बन चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है। अब इसकी अगली बात करते हैं इसके कारण के ऊपर। ये तो लक्षण हुए कि जब शरीर में ये सब चीज घट रहा है। अब ऐसा नहीं कि सब चीजें एक ही शरीर में घटेंगी, हर एक का शरीर अलग अलग प्रकार का है। तो किसी को कुछ लक्षण आते हैं, किसी को कुछ आते हैं, किसी को एक प्रकार 2, 4, 5 लक्षण उसके शरीर में घटते हैं, किसी के शरीर में 1, 2 लक्षण घटते हैं, किसी के शरीर में ज्यादा लक्षण घटते हैं। पर जब ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे आपके शरीर के अंदर, तो आप अपने बीपी की तरफ सजग हो जाइए, उसको चेक कराइए। ये जितने भी हमने आपको बताई हैं, सर में दर्द, गर्दन के पीछे दर्द, सिर के पीछे दर्द, है ना, आपके मस्तिष्क में कंपन, है ना, चक्कर आना, जी घबराना, बार बार पेशाब आना, बहुत सारी बात हमने आपको बताई है। अनिद्रा, माइग्रेन, आपके मेमोरी का लॉस होना, कंसंट्रेशन आपका कम होना, आपका थोड़ा सा भी काम करेंगे थकान ज्यादा हो जाना, श्वास चलना, ये सब बहुत सारी जो हमने आपको बताई हैं, यदि आपके शरीर में घट रही हैं तो आप अपने बीपी को चेक कराइए। और बीमारी भी निकल सकती है, पर पहले इसको चेक कराइए। पहला कारण बीपी वाला सरल चेक है। वो आप कहीं भी मशीन आती है, चेक कर लेती है, आप कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो आपका बीपी 120/80 निकलता है तो नॉर्मल यात्रा है, और जब बढ़ा हुआ निकलता है 120 से ऊपर जाते हैं आप, तो समझो कि आपकी यात्रा वो 140, 90 हो जाएगा, 150, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ऐसा कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो आप हाई बीपी के पेशेंट हो चुके हैं। हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं, लो बीपी की बात नहीं कर रहे। हाई बीपी में रक्त ज्यादा फेंका जाता है, अंगों को प्रेशर से फेंका जाता है, तो दबाव लगता है हार्ट के ऊपर। तो ये और बढ़ती चीजें यदि आप इन पे लक्षणों पे ध्यान नहीं देंगे। अब इसके कारण की बात करते हैं, ये होता क्यों है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो भाई हमने कहा कि आपके हार्ट में एक नॉर्मल फोर्स रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा तो शरीर चलेगा नहीं, रक्त जाएगा नहीं अंगों को। तो ये तो शरीर की एक आवश्यक क्रिया है। पर समस्या कहाँ है, जब वो बढ़ती है या घटती है, समस्या वहां आती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की। नॉर्मल वे में तो होना चाहिए ये। तो आइए, जब कारण क्या है। अब पहला कारण तो इसका मोटापा है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो इस बीमारी की चपेट में आते ही आते हैं, ध्यान रख लीजिए आप। और मोटापा जिसको होता है वो डायबिटिक भी होता है। मतलब एक हम एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे कि 100% मोटे तो 100% डायबिटिक होंगे, ऐसा नहीं। जो मोटा व्यक्ति है तो उसको डायबिटीज भी संभावना ज्यादा रहती है, होती है। दोनों लगभग कोरिलेट जुड़े हुए हैं। तो जब मोटा व्यक्ति है उसको भी बीपी की समस्या होती है, डायबिटिक है उसको भी होना ही होना है, क्योंकि वो ब्लड से जुड़ा हुआ काम है। शुगर उसमें बढ़ जाती है। हमने 2 कारण बताए ना, एक तो आपका डिपोजिशंस और दूसरा ब्लड का आपका कहते हैं ना डॉक्टर भी, ब्लड आपका गाढ़ा हो गया है और दिक्कत हो रही है, उसको खून को पतला करने वाली दवाएं देते हैं, है ना, और नसों को फैलाने की दवा देते हैं। ये 2 प्रकार की दवा देते हैं। डिपोजिशन तो वहीं का वहीं रहता है, वो तो हटता नहीं है, वो तो हम आगे बात करेंगे। तो मोटापा है, और आपका जो व्यक्ति अब हाई कैलोरिक फूड, खूब तला भुना फैटी चीजें खाते हैं, खूब डेयरी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, तो उनको तो हाई बीपी होना ही होना है, डिपोजिशन होता ही होता है। अब ज्यादा दिमाग का काम करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, पता नहीं दुनिया में क्या करना चाहते हैं, आनंद से जीवन नहीं जीना चाहते। पैकेज थोड़ा सा ही है, 70-80 साल में दुनिया से जाना ही पड़ता है, कहाँ है, तो उसमें आनंद लो। तो जो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, बहुत ज्यादा हरी करी वाली लाइफ रहती है जिनकी, तो उनको ये समस्या होती है। कुछ कुछ हेरिडिटी भी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चलती है, क्योंकि हार्ट का जो
स्ट्रक्चर से वो आगे पास आउट करता है, ये जनरेशन टू जनरेशन, जिसको एक जनरेशन में जैसे आकृति वगैरह है वैसी अगली वाली बनती है। लंबे माता पिता है तो बच्चा लंबा पैदा होता है। अपवाद की बात नहीं करते, एक नॉर्मल बात करते हैं। तो इसी प्रकार से अंदर के अंगों का भी निर्माण होता है। तो ये हेरिडिटिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे चलती चली जाती है। और जिनको किडनी के रोग हो जाते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम का ये कारण बन जाती है। दोनों कोरिलेट है, हार्ट है तो किडनी प्रभावित हो जाती है, किडनी है तो हार्ट की भी दिक्कत बन जाती है। जो पेन किलर बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसका पेन किलर का प्रभाव, क्योंकि ब्लड में वो जो चीज जाती है तो वो ब्लड का जो कंपोजिशन से वो गड़बड़ाता है। तो ये समस्या आपको, ये भी एक इसका रीजन है, कारण है, ये समझ लीजिए कि ये बीमारी आपको हो जाती है। अगला सैचुरेटेड फैट, जो अपने भोजन में एनिमल फैट, ये दो बात समझ लें आप, बाकी भोजन के उस क्रम में बताएंगे। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो जो एनिमल जो फैट आप लेते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट, घी खाते हैं आप, मक्खन खाते हैं, इनसे जो आपको फैट मिलता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और जो प्लांट फैट है, यानी प्लांट बेस्ड, जो पौधों से आता है फैट, जैसे मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मक्का का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, तो ये वाला जो आप फैट लेते हैं तो ये प्लांट फैट है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है प्लांट बेस्ड और अनसैचुरेटेड होता है प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। सैचुरेटेड होता है एनिमल बेस्ड और अनसैचुरेटेड होता है प्लांट, पौधों के ऊपर जो आधारित रहता है। तो ये दो प्रकार का फैट। तो जो एनिमल का उपयोग ज्यादा करते हैं, खूब घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, खूब मिठाइयां खाते हैं, तो उनको ये दिक्कत होना ही होना है, ये कारण है इसका। खूब डेयरी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, खूब आइसक्रीम खाते हैं तो फैट जाएगा, खूब मिठाइयां खाते हैं फैट जाएगा, है ना। खूब ऐसी दूध से बनी चीजें, खूब मावा मक्खन ऐसी चीजें खाते हैं तो होना ही होना है, डिपॉजिट होता ही होता है, काम करते नहीं। तो ये भी इसका एक कारण है। लग्जरी लाइफ है, आराम से जिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी शरीर का पसीना नहीं निकालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पैसा इसीलिए कमाते हैं लोगों को धोखा दे के, भ्रष्टाचारी करके, आराम, लग्जरी, मरेगा, ये बीमारी होना ही होना है उसको, क्योंकि लग्जरी लाइफ, रिलैक्स, आराम एकदम। लेजी लाइफ और लग्जरी लाइफ, एकदम पड़ा रहता है आदमी, करता है कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम उसको होना ही होना है, आज नहीं तो कल ये समस्या हो जाएगी। ये भी इसका एक कारण है। स्मोकिंग करते हैं आप, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये भी इसके कारण बने जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो उनका सोडियम इंटेक ज्यादा रहता है, उनको भी ये समस्या होती है। समझ लें क्यों होता है। सोडियम से, अधिक सोडियम से एक निश्चित मात्रा में, फिर हम कहते हैं कि सामान्य उसमें आप सोडियम लेते हैं तो जरूरी है, सोडियम आपके अंदर उस तत्व की उपयोगिता है, पर जब एक्स्ट्रा लेते हैं आप, खूब खाते हैं, आज तो नमक खूब खाया था, जितना मसाला है तो मसाले में क्या, नमक मिर्च, दो चीज तो होती हैं, दो जब ज्यादा खाते हैं तो वो मसाला का रूप हो जाता है, खूब स्वाद बनाने के लिए। तो जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होना ही होना है। उससे क्या होती है, वाले जो दीवार है ना आपकी धमनियों की, उनके अंदर स्टिफनेस, कड़कपन आ जाता है, तो भी ये समस्या होती है। ये भी इसका एक कारण है। अधिक नमक खाना, अधिक शक्कर खाना, ये भी दोनों चीज जो व्यक्ति ज्यादा लेते हैं, शक्कर यानी जो सफेद व्हाइट चीनी, गुड़ की बात नहीं कर रहे, वो हम आगे बात करेंगे, शक्कर खाना और नमक खाना, साल्ट एंड शुगर, तो ये दोनों जो ज्यादा लेते हैं उनको भी ये समस्या होती है। पैक्ड फूड लेते हैं ज्यादा, पैक्ड फूड, जंक फूड, इनमें क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है, ध्यान कर, नोट कर लेना आप, तो इनको भी ये समस्या ज्यादा होती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स की जिनको समस्या रहती है, इनको भी ये बीपी बढ़ जाता है। चलिए, ये हमने आपको इसके कारण बता दिए कि भाई यदि ये चीजें आपके जीवन में है, ये चीज आप कर रहे हैं, या ये चीज दिख रही है आपको, मोटे हैं आप, डायबिटिक हैं आप, किडनी की प्रॉब्लम है आपको,
आप जो है ज्यादा नमक खा रहे हैं, ज्यादा शक्कर खा रहे हैं, मसाले खूब खा रहे हैं, तला गला बुना खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं। फैटी फूड, तला हुआ मतलब फैटी फूड जिनमें बहुत फैट होता है, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल हो जाएगी। लेटर एज जो आएगी आपकी 40-50 के बाद में आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये हमने आपको कारण बता दिए जिनके कारण ये बीमारी होगी। यदि है तो भी इसके ये समस्या, ये कारण है आपके, इनको हटा लीजिए, समस्या घटना शुरू हो जाएगी। और नहीं है, और यदि आप कर रहे हैं तो आप आज नहीं तो कल इस लेटर एज में आप इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो इनको आप यदि जीवन में कर रहे हैं तो तुरंत इनको घटाइए, कम करिए, बंद कर दीजिए, जो भी चीजें हैं जीवन से निकालिए। जब कारण हटा देंगे तो वो चीज होना ही नहीं है। चलिए, अगला बिंदु हमारा रहता है, हम लोग पहले आपको हम इस यात्रा में जो बीमारी लेते हैं तो पहले बीमारी के बारे में आपकी जानकारी अपडेट करते हैं कि भाई ये कहाँ की बीमारी, कैसे होती है। फिर हम आपको उसके सिम्टम्स बताते हैं, लक्षण बताते हैं कि भाई क्या आपके शरीर में एबनॉर्मलिटी, नॉर्मल वे में शरीर चलता है, आप श्वास ले रहे हैं तो नॉर्मल वे में लेना है, पर जब आप ज्यादा ले रहे हैं तो समझो आपको दमा की शिकायत हो गई है आपको, है ना। तो जब एबनॉर्मल वे होता है आपका उस चीज में, वो आपके लक्षण होते हैं। नॉर्मल वे नहीं, एबनॉर्मलिटी आपके बॉडी में जब आती घटती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में आपके रीजंस, कॉजेस, कारण, ये हम बताते हैं भाई ये बीमारी क्यों होती है। यदि ये कारण आपके शरीर जीवन में है तो है आपको बीमारी है, और यदि अभी बीमारी नहीं है और ये चीज आपके जीवन में बनी हुई है, आप मोटे हैं, आप शक्कर खूब खा रहे हैं, नमक खूब खा रहे हैं, घी खूब खा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल इस बीमारी के पेशेंट आप बन जाएंगे। कारण का उद्देश्य ये रहता है हमारा बताने का कि भाई ये चीजें हैं तो बीमारी है, और ये यदि हैं और बीमारी नहीं है तो आगे बीमारी आपको होने वाली है। तो ये थर्ड स्टेज हमारी, तीसरा जो स्टेप रहता है हमारा, ये रहती है। अब चौथा स्टेप में हम आपको बताते हैं, इसके ट्रीटमेंट बताते हैं, और ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं प्राकृतिक। तो पहले हमने उपचारों के बारे में पूरे हमारे वीडियो बने हुए हैं, वो आप देखते रहें, देख लें। हमने हर उपचार के बारे में डिटेल जानकारी दी है कि आप गर्म पैर स्नान कैसे करेंगे, भाप स्नान कैसे करेंगे, चादर लपेट कैसे करेंगे, आप जो है गर्दन की पट्टी कैसे बांधेंगे, छाती की पट्टी कैसे बांधेंगे, पेट की पट्टी कैसे बांधेंगे, ये सब हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको यदि बताते हैं तो हमारा एक क्रम फिर पूरा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ ट्रीटमेंट बताते हैं। तो चलिए आज अब हार्ट के लिए आपको बताएं। सबसे पहले आपको कब्ज नहीं रहना चाहिए, समझ लीजिए आप। श्वास और हार्ट दोनों का, लंग्स और हार्ट, कॉन्स्टिपेशन से बड़ा कॉरलेशन से, तो आपको कब्ज नहीं रहना चाहिए। कब्ज आप अपनी दूर रखो, एनीमा लो, पेट का लपेट लगाओ, आपका हिप, कोल्ड हिप बाथ ले लो, इसके माध्यम से अपनी कब्ज को दूर रखो। एनीमा लेने में डरना नहीं भैया, बहुत से लोग डराते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण तत्व तो निकल जा रहे, बड़ी आंत में गंदगी के अलावा है क्या वहां पे, जो नहीं साहब, बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके बॉडी से बाहर हो जाते हैं। बड़ी भ्रांतियां फैलाते रहते हैं लोग, ये यूट्यूब चैनल से भी बड़ी भ्रांति फैलती रहती हैं, ऑथेंटिक जानकारी पास आउट नहीं करते हैं वो, और व्यक्तियों को अच्छी चीजों से दूर कर देते हैं, डरा के दम। एक आधा आंकड़ा ले लेते हैं, कहीं से पकड़ लेते हैं, उसको मैं दिखा देते हैं, वो अपवाद है, समझिए ना, वो अपवाद है, उससे घबराना नहीं। तो एनीमा लीजिए आप और अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए। ज्यादा बनी रहे तो पेट का फॉल लगाइए, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। और समस्या है तो आपका कोल्ड हिप बाथ, ठंडा कटी स्नान करिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो पहला तो आपका अपने पेट को शुद्ध करिए। यदि आपको दिक्कत है, आप बीपी के मरीज हैं, तो आप देखिए बहुत कुछ अंशों में आपकी समस्या ठीक हो जाती है। अब इसके बाद में इसका जो प्रधान जो इसका मुख्य उपचार है, ये है आपका इसमें हॉट ट्रीटमेंट्स, जो आपकी गर्म जो चिकित्सा है वो इसमें लाभ देती है। पर ध्यान रखना, जो भी गर्म ट्रीटमेंट आप लेंगे वो लंबे समय नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा आपका। आपको कम समय के लिए लेना है, रेगुलर लेना है, तो आपका बीपी डाउन होगा। और यदि आपने हॉट ट्रीटमेंट लंबे समय ले लिया, आज ही साहब मैंने तो 30 मिनट का आपने स्टीम बाथ ले लिया, आपको दिक्कत बढ़ जाएगी बीपी की।
हम आपको बहुत अलर्ट करते हैं, आपका अलर्ट मोड को जगाते हैं हम कि नहीं भाई देखो ध्यान रखिए, जो चीज जितना लाभ देती है उतना नुकसान भी कर देती है। जो चाकू तेज है, सब्जी यदि वो जल्दी जल्दी काट रहा है और ध्यान चूका आपका तो उंगली तुरंत काट देगा, और जो चाकू मोटा है तो सब्जी धीरे धीरे काटेगा। तो यदि उंगली में लग भी गया तो उंगली नहीं कटेगी, पर तेज है तो कट जाएगी। तो ध्यान रखें। तो ये हॉट ट्रीटमेंट है, ये आपके बीपी को तुरंत डाउन करते हैं, समझ लो, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। तो इसमें क्या करना है, इसकी अवधि कम रखना है। इसको कहते हैं माइल्ड ट्रीटमेंट, मध्यम हल्का, तेज नहीं लेना है। वैसे तो स्टीम बाथ बहुत देर तक ले सकते हैं आप, पर कौन लोग जिनको बीपी की समस्या नहीं है लेते, जो बहुत मोटे हैं जिनको बीपी नहीं है वो अपना मोटापा ठीक करने के लिए खूब देर तक स्टीम बाथ लेते हैं, खूब पसीना निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको बीपी नहीं है। पर यदि उनको बीपी है और वो मोटे हैं तो फिर उनको लंबे समय स्टीम बाथ नहीं लेना है, लंबे समय चादर लपेट नहीं करना है, लंबे समय गर्म पैर स्नान नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करना है उनको, थोड़े समय के लिए करना है। करना तो है क्योंकि बीपी में हॉट ट्रीटमेंट लाभ देता है, तुरंत कंट्रोल करता है। तो आपको जो गर्म, जो पसीना निकालने वाले उपचार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका हॉट फुट बाथ हमने लेने का तरीका बता रखा है, गर्म पैर स्नान, इससे आपका पसीना बाहर होता है, तो ये आपको बड़ा लाभ देता है बीपी में, थोड़ी देर का। फिर हम कहते हैं जब भी आप गर्म ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बीपी के पेशेंट है, आपको घबराहट बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, तुरंत चेक कर दीजिए उस ट्रीटमेंट को और तुरंत ठंडे पानी से नहाइए, तुरंत, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। हम बहुत आपको प्रिकॉशंस बताते हैं, सावधानी। तो एक तो आपका हॉट फुट बाथ, स्टीम बाथ, यदि आपके पास में स्टीम बाथ वाला चेंबर है, कपड़े वाला हमने पहले दिखाया है, तो आप स्टीम बाथ लीजिए, माइल्ड 2-3-5 मिनट का, हल्का सा पसीना निकाल लीजिए, आपका बीपी बहुत डाउन हो जाएगा। आप चादर लपेट, सेफ ट्रीटमेंट है, लीजिए। यदि आपको चादर में घबराहट नहीं हो रही है तब तक ले लीजिए, बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है ना, तो आप डाउन कर लीजिए। आपका सूर्य स्नान, सन बाथ करिए। जो भी आप सन बाथ को छोड़कर, जब सन बाथ चूंकि अर्ली मॉर्निंग करना है, दिन में नहीं करना, तेज धूप में, तो जो और बाकी जो ट्रीटमेंट बताए हमने, हॉट फुट बाथ, स्टीम बाथ और आपका फुल बॉडी सीट पैक, चादर लपेट, इसमें आपको सिर पर ठंडी पट्टी रखना है और आपको ठंडा पानी पीना है। और आपकी धड़कन यदि ज्यादा रहती है तो छात, आपके हार्ट के ऊपर भी आप ठंडी पट्टी रख लीजिए। अचानक आपको बीपी बढ़ता है तो दो काम करिए, अचानक बढ़ती है, बहुत तेज हो गया है, तो सिर पर ठंडी पट्टी रख दो और छाती पर ठंडी पट्टी रख दो। आपका इतने से भी आपका बीपी तुरंत डाउन होता है। हार्ट पे है ना, और ब्रेन पे, सिर पे आप ठंडी पट्टी रख दीजिए तो आपका बीपी डाउन होता है। पर बाकी ये जो ट्रीटमेंट लेते हैं आप, हॉट ट्रीटमेंट, इसमें करना ही करना है। अब हॉट ट्रीटमेंट के बाद में आपको स्नान करना है, बाकी जगह आप शरीर को पहुंच के काम चला सकते हैं, पर यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको इन ट्रीटमेंट को लेने के बाद में आपको स्नान करना है, आपको नहाना है, तो जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। नहाने के बाद में आपको अपने शरीर को रगड़ के पहुंचना है, ये भी आपकी बीपी को कम करने का बड़ा सरल माध्यम है। आपका रबिंग, शरीर का, बॉडी का रबिंग, पूरे शरीर को आप रबिंग करिए। इससे क्या होता है, जो आपकी जो ब्लड की जो ये जिनमें ब्लड आता है वो फैलती हैं, तो आपका ब्लड के, हार्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ये इसका जिस तरह से मोड ऑफ एक्शन काम कैसे करता है, जो रबिंग है, तो ये भी इसका एक वो है। तो आपको ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद में नहाना है और रबिंग करना है बॉडी के अच्छे से, गीले टॉवल से पहुंचिए। एक इसमें कोल्ड फ्रिक्शन होता है, हमने घर्षण के बारे में पहले आपको बताया, तो ये घर्षण ही है। इसका एक तरीका, जब ओनली घर्षण देते हैं आप, ये तो इस नहाने के बाद हमने बताया, पर किसी किसी पेशेंट का जब उसको एक कोल्ड फ्रिक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं, घर्षण का, वो कैसे करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं, उसको कंबल से ढक देते हैं, टॉवेल लेते हैं,
और बिना रोए वाला कपड़ा ले लीजिए, उसको ऐसे बांधिए हाथ को ऐसे, और ऐसे उसको फिर अब गीले टॉवेल से उसको बॉडी को रबिंग करिए, पूरी बॉडी को। ये बहुत ही आपके शरीर को नवजीवन देता है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट जो हम आपको बता रहे हैं। बॉडी का रबिंग, कोल्ड फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, कपड़ा टॉवेल जैसा, जिसको गमछा बोलते हैं, बिना रोएदार टॉवेल, बिना रोए का टॉवेल लिया, उसको गीला किया, उसको आपने इस स्थिति में बनाया कि हाथ में लेके ये आपका हाथ खुला रहे, प्लेन बिल्कुल, और ऐसे ऊपर उसको बांध दिया हाथ को, और आपके पेशेंट को कपड़े से ढक दिया और अंदर रबिंग स्टार्ट कर दिया, हार्ट पर, छाती पर, पेट पर, बाह पर, वो अंग आपका ढका रहना चाहिए, करिए उसको रबिंग। आप देखिए जब आप लगातार इस ट्रीटमेंट को करते हैं, आपको आपका शरीर का पूरा टोनअप, पूरा नवजीवन मिल जाता है। कोल्ड फ्रिक्शन इतना रामबाण काम करता है आपके हाई बीपी में, तो ये भी आपको करना है। और आपको नींद बहुत लेना चाहिए। नेचुरोपैथी ये भी कहती है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, बढ़िया साउंड स्लीप, जल्दी सोना चाहिए और देर तक सोएं। तो ये भी मतलब ये जो हाई बीपी है, इसमें आपकी बॉडी रिलैक्स ज्यादा हो तो आपका हाई बीपी डाउन होता है। तो आपकी जो गाढ़ी निद्रा, आप 7 घंटे 8 घंटे आराम, पेशेंट को आराम कराइए जो इससे पीड़ित है, तो उनका बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है। चलिए, योगा के बारे में भी ध्यान रखिए। योगा भी नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है। तो जो बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाले योग आसन प्राणायाम वो हैं, वो आपको नहीं करना है। सब आसन, पूरी बॉडी रिलैक्स आप करिए 20-30 मिनट का, आपकी बीमारी घटेगी। मत्स्य आसन, आलती पालती मार के दोनों हाथों को पीछे बांध के लेट जाइए, बड़ा रिलैक्स आसन है। जो भी आसन रिलैक्स करता है आपको, वो आसन करना है। बहुत अधिक फोर बेंडिंग करने वाले, बहुत अधिक आपका श्वास निकालने वाले, बिना श्वास के रहने वाले ऐसे कठिन आसन आपको, जैसे सूर्य नमस्कार है, बड़े स्पीड से करते हैं आप, या प्रज्ञा योग की स्पीड से करते हैं, तो ये आपके बीपी को बढ़ाएगा। रिलैक्स करने वाले आसन आपको करना है। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग वाला प्राणायाम, ये एक बहुत रामबाण चीज है। इसमें क्या करें, इस वाले प्राणायाम में जब आप श्वास भरें तो आपका पेट बाहर, श्वास खाली करें, पेट अंदर। इस प्रकार का जो प्राणायाम आप करेंगे, ये भी आपके हाई बीपी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। मतलब जब आप इनटेक करें तब आपका पेट बाहर, और जब एक्सिल करें, बाहर निकालें, तो आपका पेट अंदर। तो आप पेट को हल्का फुलाएं, लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी। आप श्वास भरें, पेट ऊपर, श्वास खाली करें, पेट अंदर, श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास खाली करें, पेट अंदर। तो ये लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग करें, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, ये वाला प्राणायाम आपके बीपी के लिए। और आप जो है मेडिटेशंस करें, मन को एक जगह केंद्रित कर दें, बांसुरी की धुन पर करें, मन को खाली करें, क्योंकि ये भी आपको स्ट्रेस जो है आपका, ये इसका एक रीजन है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशंस बांसुरी की धुन पर करें, मन को किसी एक जगह ध्यान में अटकाएं, हिमालय का ध्यान करें, दीपक की ज्योति का ध्यान करें, अपने प्रभु का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, कुछ भी करें, मन को केंद्रित करें। मन बिखरता रहता है, उसको केंद्रित करें। और ओम का चैंटिंग, इसके बड़े लाभ हैं। ओंकार की ध्वनि लंबी गहरी श्वास के साथ श्वास भरो और ओम की ध्वनि आनंद के साथ, पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट हो जाती है। ये भी आपको इस बीपी को नियंत्रित करने में बहुत काम करता है। और एक्सरसाइज जरूर करना है। बीपी का पेशेंट बिना एक्सरसाइज के, यदि दवाओं के बल पे दुनिया में जीना चाहता है, तो लंबी यात्रा नहीं है भैया। कभी भी इसको पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये कुछ भी हो जाएगा, समझ लीजिए आप। बीपी के पेशेंट हो गए, एक्सरसाइज प्रारंभ कर दो, योगा प्रारंभ कर दो, आसन प्रारंभ कर दो, प्राणायाम प्रारंभ कर दो, ये सब करिए आप। अब इसमें एक्सरसाइज में यदि आप साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग, घूमिए आप, सुबह भी और शाम भी, प्रातः काल खाली पेट और शाम को भोजन के बाद
जरूर वॉक करिए आप। तो वॉक करना आपको इस बीमारी को कम करेगा और इस बीमारी को आपके जीवन से दूर हटा देगा। तो एक्सरसाइज जरूर करिए आप अपने अनुसार। आइए अगला स्टेप हमारा होता है भोजन। तो आप तो जानते ही, हमने बता भी दिया आपको इस यात्रा में कि जो फैटी फूड लेते हैं, खूब डेयरी उत्पाद, दूध से बने पदार्थ खूब खाते हैं, है ना, और जो है आपका सैचुरेटेड फैट जो है, जो हमको एनिमल से मिलता है, गाय भैंस बकरी ऊंट कोई भी हो एनिमल, पौधा नहीं, उनको ये दिक्कत ज्यादा है। तो भैया ये सब जो है आप बंद करो। मसालेदार भोजन, बहुत अधिक नमक वाला भोजन, जंक फूड, पैक्ड फूड, फैटी फूड, खूब मिठाइयाँ, खूब पार्टियां शार्टियां, ये सब बंद नहीं करेंगे तो आपकी ये बीपी की समस्या ठीक होने वाली नहीं है, बढ़ती चली जाएगी। और आप बढ़ाना क्या है आपको? कम कैलोरी वाला भोजन। हमने बताया ना, 0 कैलोरी वाटर में होती है, उसके बाद में सब्जियों में कोई कैलोरी नहीं होती, नो फैट, नो प्रोटीन, नो कार्बोहाइड्रेट, ओनली मिनरल्स हमारी वेजिटेबल्स में होते हैं। तो सब्जियों का इंटेक बढ़ा दीजिए भोजन में। जो बीपी के पेशेंट हैं, कच्चा खाइए खूब, इससे आपका जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होगा, वो गाढ़ा नहीं होगा, आपका ब्लड क्षारीय रहना चाहिए। तो आपका वेजिटेबल इंटेक बढ़ा दीजिए। वेजिटेबल्स के लिए इसलिए बल देते हैं कि फलों में भी कैलोरी होती है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि आपका शरीर बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा आपको बीपी है, तो वेजिटेबल इंटेक बढ़ाओ, सब्जियां खूब खाओ और कच्ची खाओ, खूब टमाटर खाओ, खूब खीरा खाओ, है ना, धनिया खाओ, मेथी खाओ कच्ची, पालक खाओ काट के स्वादिष्ट बनाओ, नींबू डालो, काली मिर्च डालो, है ना, हल्का फुल्का नमक, ज्यादा नमक नहीं तो नींबू से काम चलाओ। बीपी है तो नमक बंद रोको, ऊपर से नमक तो खाना ही नहीं है आपको, तो नींबू डालो, आप नींबू डालो, काली मिर्च डालो, और आप पत्ता गोभी बारीक बारीक, आपका मेथी बारीक बारीक, पालक बारीक बारीक, धनिया बारीक बारीक काटो, टमाटर, बढ़िया सलाद बनाओ खूब, और इंटेक बढ़ाओ वेजिटेबल। क्योंकि 0 के बाद में सब्जियों का नंबर आता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती, फिर फलों का नंबर आता है, फिर अनाज का, गेहूं चावल का नंबर आता है, फिर दालों का आता है, फिर ड्राई फ्रूट्स का आता है, फिर फैट ऑयल जिनमें ज्यादा रहता है उनका आता है। तो इस तरह से आपका सब्जियों का भोजन आप बढ़ाओ, फलों का भोजन आप बढ़ाओ। सब्जियों के बाद थोड़ी कैलोरी मिलती है तो आपको फलों से मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। तो फल आप खूब खाइए, फल तो कच्चे खाते हैं आप, सब्जियों को पका लेते हैं, पर अभी आपकी यात्रा सब्जी कच्ची खाइए सलाद के रूप में, और फल खाइए, दोनों काम होंगे, ऊर्जा कम मिलेगी और क्षार आपका भोजन उसमें ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाला इसकी, तो ये चूंकि हम हर बीमारी में चीजें बताते रहते हैं तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इसलिए हम ज्यादा फोकस सब नहीं करते हैं। इसके बाद में अनसेचुरेटेड फैट अपने भोजन में इन्वॉल्व करिए। घी मक्खन बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद, रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए। डेयरी के उत्पाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल चेक कर दीजिए, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। और आपको फैट लेना है, यदि आपको बहुत ज्यादा बीपी है तो बिना फैट की यात्रा चलाओ, और यदि ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसको बढ़ने मत दो, उसको मेंटेन रखने के लिए, घटाने के लिए यदि आपको तेल लेना है तो आप पौधों वाला, पौधों का मतलब आप राइस, चावल के छिलके का जो होता है, राइस ब्रान ऑयल जो आ रहा है, मक्का का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है ना, सूरजमुखी का तेल है, तेल पौधों का, ये आप यदि फैट लेते हैं तो फैट को इस रूप में लीजिए आप, घी और मक्खन वाले रूप को बंद कर दीजिए आप, तो ये लीजिए आप। इसके बाद में नमक को घटा दीजिए, बंद कर दीजिए बिल्कुल, सोडियम नहीं लेना है आपको, नहीं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं हार्ट की और धमनियों की, वो कड़क पड़ जाती है, स्टिफनेस आती है। नमक बिल्कुल चेक करिए आप यदि आप बीपी के पेशेंट हैं। पोटेशियम आपको ज्यादा, तो पोटेशियम आप जब कच्ची चीजें खाएंगे तो उसमें आपको पोटेशियम खूब मिलेगा। देखो सोडियम पोटेशियम, तो जो सब्जियों, दोनों ही साल्ट हैं, दोनों साल्ट हैं, एक हानिकारक है एक लाभदायक है। तो यदि सोडियम आप ज्यादा लेते हैं तो आप अपनी त्वचा जो मसल्स है ना उनको कड़क कर रहे हैं, और पोटेशियम ले रहे हैं तो उनको लचीला कर रहे हैं। तो ये इंटेक आपका सब्जियों से मिलेगा आपको।
तो जो सब्जियों से जो नमक मिलेगा उनमें भी नमक है, तो वो आपको लाभदायक, उससे पोटेशियम बढ़ेगा। और जो आर्टिफिशियल लेंगे आप, उससे आपका सोडियम बढ़ेगा। तो आर्टिफिशियल बंद कर दो, सब्जियां ज्यादा लो, नमक की पूर्ति हो जाएगी आपकी। और मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाने के लिए इसमें भी सब्जियों से मिल जाता है। ये दो एलिमेंट आपके हार्ट में ज्यादा काम करते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो ये आपको सब्जियों से मिल जाते हैं। तो जो आपके भिंडी है, आपका पालक है, आपका शकरकंद है, आपका आलू है, और आपका लोबिया है, ये ऐसी चीजें हैं, यानी बीन, लोबिया यानी बीन आपकी, मटर है, बीन्स, जो बीन्स हैं, जो फलियां होती हैं, ये बीन्स कहलाती हैं। तो इनसे आपको ये आपका मैग्नीशियम और आपका पोटेशियम मिला जुला इनसे आपको मिलेगा, तो इनका इंटेक बढ़ा दीजिए भोजन में आप। और इसके बाद में विटामिन सी बेस्ड जो आपके फ्रूट्स हैं, जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, तो विटामिन सी ये बड़ा लाभदायक एलिमेंट है आपका। तो ये भी आप जो है अपने भोजन में खट्टे फल बढ़ा दो आप। जो भी जिनको भी ये बीपी की समस्या है, तो मोटे लोग भी होते हैं, तो ये हमने उसमें बताया मोटे लोगों के लिए, तो ये आप बढ़ा दीजिए खट्टे फल, नींबू का सेवन, संतरे का, मौसम्बी का, पाइनएप्पल का, जिनमें भी खटास है, तो ये फल आप बढ़ा दीजिए भोजन में, तो आपको आपका लाभ मिलेगा आपको। तो ये लगभग हमने इन चीजें बताई। कुछ स्पेशल चीजें जिनको आप यदि आप जोड़ते हैं तो आपको बीपी में लाभ मिलेगा। अब उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें तरबूज बहुत फायदा करता है, तो जब तरबूज का सीजन आए तो बीपी वाले को तरबूज बहुत खाना चाहिए। जामुन भी फायदा करता है इसमें, तो फलों में जामुन भी ले सकते हैं आप अधिक मात्रा में। तरबूज और थोड़ा केले के बारे में ये कि थोड़ा भारी फल होता है, वैसे इसमें पोटेशियम होता है, तो केला लें तो पक्का लें, पर केले का इंटेक कम रखें, थोड़ा पछता भी देर से, तो इसमें खट्टे फल ज्यादा लें आप। तो ये आपको बढ़ाना है। तरबूज बहुत, इसमें क्या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, तो ये क्या है, इसका प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का बढ़ जाता है तरबूज खाने से, तो ये आपको बीपी में तुरंत लाभ देता है, तरबूज लेना चाहिए। अब इसमें थोड़े से और आपकी बात को आगे बढ़ाए, खसखस का पाउडर, खसखस के दाने होते हैं, पोस्ता, पॉपी सीड, और आपका तरबूज का जो बीज है, जो छील कर निकालते हैं, बिकता भी है मार्केट में, इसका दोनों का पाउडर बड़ा लाभ देता है। इसका दोनों का पाउडर मिक्सिंग कर लीजिए ग्राइंड करके, और बराबर मात्रा में मिला लीजिए, और 1 चम्मच पाउडर आप जो है भोजन से पहले खाली पेट ले लिया करें, भोजन के साथ भी ले सकते हैं। तो इसका बहुत लाभ मिलता है बीपी के पेशेंट्स को। तरबूज खाना और तरबूज के बीज और खसखस के बीज, इसका पाउडर आपको बड़ा लाभ देता है। आंवले का जूस इसमें बहुत लाभ देता है, आंवला, शहद, और उसमें दालचीनी मिला लें आप, तो 30 ml यदि फ्रेश आंवला लिया और इसको एक्सक्यूज दबा के आप जूस निकालते हो, तो 30 ml यानी 2-3 चम्मच, 7-8 चम्मच बड़ा में आ जाता है, तो 2-3 चम्मच आप आंवला जूस और 1 गिलास पानी ले लो, 1 चम्मच शहद डाल दो, आधा चम्मच चीनी डाल दो, इस जूस को आप लीजिए प्रातः खाली पेट, तो आपका हाई बीपी में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और लौकी का जूस बड़ा लाभ देता है इसमें आप पुदीना डाल लो, आप इसमें धनिया डाल लो, आप तुलसी के पत्ते भी डाल लो इसमें, तो और नींबू भी डाल दो, तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। ये 5 चीजें मिला लो आप, स्वादिष्ट भी हो जाएगा। लौकी और आपका धनिया, आपका पुदीना, आपका तुलसी और आपका नींबू, तो ये वाला जब जूस तैयार करेंगे, आपको ठंड में, आपको गर्मियों में कूल भी करेगा, पुदीना वगैरह है ना, तुलसी है, और स्वाद भी हो जाएगा। ये जूस बड़ा फायदा करता है। तो प्रातः खाली पेट 1 गिलास आप ले लिया करें, बड़ा टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। तो ये जूस आपको बहुत फायदा करता है। और एक विशेष चीज है जिसको आप भोजन में जोड़ सकते हैं, एक इसमें लहसुन जो लोग खाते हैं, तो ये जो हाई बीपी की समस्या है, एक कच्ची लहसुन की जो एक कली है, प्रातःकाल खाली पेट लेने से ये बीमारी डाउन होती है। तो 1 कली 2 कली, जो जिनको समस्या है, लहसुन के लिए इसलिए तो हम ज्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी थोड़ी मेंटलिटी तामसिक बनती है, हमारे अंदर जो मानसिक विकार हैं, कामी चिंतन कामी हो जाता है, क्रोधी, लोभ, मोह, अहंकार, ये बढ़ती हैं, तामसिक फूड है ये। तो हम दूसरी चीज ज्यादा बताते हैं, लहसुन को बाद में लेते हैं। पर जिनको दिक्कत ज्यादा है तो उसको एज ए मेडिसिन आप 1 कली कच्ची
प्रातःकाल लीजिए तो आपका बीपी डाउन रहेगा, कंट्रोल हो जाएगा। और एक चीज और है इसमें, आपके घरों में लगा रहता है, नहीं लगा तो लगाओ, गुड़हल का पेड़, गुड़हल, हाइबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नाम है। गुलाब का फूल नहीं, वो गुलाब की फूल की तरह था, गुड़हल का फूल, गैसे गुलाब है गैसे गुड़हल है, तो गुड़हल का फूल ये बड़ी अच्छी औषधि है। तो इसकी ना गुड़हल के फूल की पत्तियों की आप टी पिया करो, हाँ, हाइबिस्कस टी। आपके एक फूल तोड़ो, एक दो फूल तोड़ो और उसको बॉईल करो पानी में, तो उसकी चाय पियो आप, गुड़हल की टी, हाइबिस्कस टी। आजकल ये मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है और सूखे गुड़हल के पत्ते भी, वो फूल की पंखुड़ी भी मिलती है। तो हम तो कहते हैं आप तो ताजा लो ना, अपने घर में गुड़हल का पेड़ लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है, लगाते ही हैं आप, घर में जगह है तो गमले में लगा लो तो फूल आता रहेगा। यदि आपको बीपी के पेशेंट है तो गुड़हल ले आओ, पौधा गुड़हल का, देसी गुड़हल, 5 पत्ते वाली, बढ़िया, 1-2 कलर की दिखती है, एकदम रेड भी होती है, थोड़ी सी गुलाबी कलर की भी होती है। तो वो गुड़हल आप ले आओ, उसको लगा लो, और 2 गुड़हल के फूल, 1 गुड़हल का फूल तोड़ो और उसकी चाय बना के आप जो है ग्रीन टी के रूप में आप इसको पियो, तो ये बड़ी फायदे करती है। अच्छा, इलायची बहुत फायदा करती है। जब ये टी बनाओ या ड्रिंक बनाओ तो इसमें इलायची भी डाल दो, 1 चुटकी इलायची, और इसको बॉईल कर लो। तो इलायची को वैसे भी खाना चाहिए, जो बीपी के पेशेंट हैं उनको इलायची बहुत लाभ देती है। और ये गुड़हल और इलायची दोनों की टी भी तैयार कर लो, अच्छा, 1 गिलास में खूब अच्छा उबालो और ठंडा करके इसको आप सेवन करो। तो भाइयों बहनों, ये कुछ स्पेशल चीजें हमने आपको बता दी और आपका पथ्य भोजन के बारे में जानकारी दे दी। आज की बात पूरी करते हैं, समय भी हो चुका है। चलिए, आज की बात समाप्त। ये हमने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपकी जानकारी को आगे बढ़ाया और प्राकृतिक उपचार बताए, कुछ चीजें जो अति लाभदायक हैं वो आपके जीवन से जोड़ी हैं, और जो आपको नुकसान देती हैं वो आपको जीवन को आपको बताया है, जिसमें आपको घटाना है। चलिए गुड़िया, अगर कोई प्रश्न ले लेते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। जी रजनीकांत जी, आप बोलिए। हेलो, बोलिए सब। नाम भाई साहब। जी बोलिए। हाँ, ये मेरा बीपी जो है 140-80 रहता है। तो समस्या है मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए जी? जोर से बोलें। प्रणाम भाई साहब, ये मेरा बीपी जो है 140-80 रहता है। तो मतलब मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए? और ये जो बताया बढ़ा हुआ है आपका, नीचे वाला तो ठीक है, नीचे वाला बीपी इतना काउंट नहीं करता है, ऊपर वाला काउंट करता है, ध्यान रखना। अभी बहुत दिन तक मेडिकल साइंस में ये चर्चा का विषय बना हुआ था, पहले लोग नीचे वाले को इंपॉर्टेंट मानते थे, पर अभी एडवांस मेडिकल साइंस ऊपर वाले को इंपॉर्टेंट मानती है। तो नीचे वाला तो आपका ठीक है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ दिक्कत है आपको। तो आप अपने ये जो हमने जो कुछ बताया है ना, इसको सुधार करो, घबराना नहीं है। जो भी चीजें हमने बताई है ना, पूरा आपको, आपने सुना है पूरा लेक्चर, भोजन का सुधार बताया, ट्रीटमेंट बताया, सब कुछ बता दिया। तो चूंकि आपको ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आपकी 140 पर आप पहुंच गए हैं, तो आप अलर्ट मोड में आ जाइए, घूमना फिरना भोजन वगैरह सब बता दिया है, इन चीजों को आप अपनाइए, क्योंकि आपका बढ़ना शुरू हो चुका है। जो ट्रीटमेंट बताए वो ट्रीटमेंट लीजिए, ये पूरी यात्रा इसी के बारे में बताइए, यानी आपका सिम्टम्स बढ़ रहा है, ठीक है ना? वजन कितना है आपका? वजन 670। हाँ, तो बढ़ा हुआ है और वजन, मेरी आयु है 66। वजन बढ़ा हुआ है, वजन 66 घटाओ। है। ये सब उपचार बता दिए, भोजन बदलो, कम कैलोरी फूड लो, तला गला बिल्कुल बंद करो, वॉक बढ़ाओ, घूमना बढ़ाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, ट्रीटमेंट लो, भोजन को चेंज करो, और जो उपचार गर्म ट्रीटमेंट बताया हमने उसको लो, थोड़ा थोड़ा लेना, पसीना निकालो शरीर का, आप घबराना मत, डाउन हो जाएगा, कहीं जाना मत, नहीं तो आपको और समस्या बढ़ती चली जाएगी। जो चीजें हमने बताई है उसको अपने उसमें जोड़ लो, वीडियो को दोबारा सुन लेना एक बार, तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी, सब चीजें हमने बता दी उसमें।
रिपीट करने से मतलब हाँ नहीं, जी, हाँ बता जी। दिया सारा, यही बताया हमने। चलिए आगे, और कोई अगला? जी जी राधिका। प्रणाम भाई साहब। जी बोले। भाई साहब, एक प्रश्न ये पूछना था कि जैसे आपने बोला पाइनएप्पल जो अनानास है उसको हमको खाना चाहिए, तो इससे मैंने एक बार कहीं सुना था कि इसको खाने से पथरी होती है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि इसको खाने से पथरी मतलब उसके जूस से या उसका फल जो गुदा, जैसे हम फल खाते हैं तो गुदा से खाना ज्यादा अच्छा है, तो क्या ये समस्या होती है? और दूसरा मेरा एक और प्रश्न है कि ये कब्ज निवारक जो योगिक क्रियाएं हैं भाई जी, प्लीज इसको ना फिर से एक बार क्लास ले लीजिएगा। कौन सी? हाँ कब्ज कब, निवारक योगिक हाँ क्रियाएं। सही है सही है सही है। और कभी ऐसा ना, ये अभी देखो, ये ये हाँ भाई साहब आपने 27 अगस्त को लिया था, हाँ तो एक हाँ बार लेंगे और इसको। करबद्ध अभी प्रार्थना है, हमको दो चीजें प्लीज आपको इसको। और सिखाना है। एक तो जो जी आपके इंटरनल ऑर्गन को जो एक्सरसाइज एक्टिवेट करती हैं, तो आपके पास कम समय है ना, तो भी हम आपको ऐसी पीठ के बल और पेट के बल लेटकर करने वाली ऐसी क्रियाएं, वो आसन नहीं वो जी क्रियाएं हैं, वो हम अभी एक बार कभी जी ऐसा लेक्चर लेंगे, तो वो हम ऐसी क्रियाएं सिखाएंगे जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन, आपका हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर सब एक्टिवेट हो जाएं। तो वो पैकेज अभी हमको आपको देना है, तो हम ऐसी 8-10 जी भाई क्रिया सिखाएंगे। 4-5 पीठ के बल लेटकर, 4-5 पेट के बल लेटकर, पीठ और पेट के बल जब लेटकर वो क्रियाएं करेंगे, तो आपके बहुत सारे अंग आपके उनमें रक्त संचार तेज होगा, बीमारी आपकी दूर होगी। वो पैकेज हमको सिखाना है और इस कब्ज वाले को रिपीट कर देंगे। अब अगली बात जो जी आप भाई पूछ साहब। रहे हैं पाइन एप्पल की, जी ऐसा है बहन जी, बहुत ज्यादा अनुसंधान इन सब चीजों पर हुआ नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखें, प्राकृतिक चीजें कोई नुकसान नहीं करती हैं ज्यादा। यदि आप किसी बीमारी के पेशेंट हो चुके हैं, तो वो चीजें, जैसे जी अब आपको स्टोन है, अब चूंकि पालक में ऑक्जेलेट्स होते हैं, पालक में, टमाटर में, और होता क्या है कि बहुत सी बार जब व्यक्ति खाता है तो बहुत से लोग टमाटर यूं तोड़ा और ऐसे खा लिया। अब उसके ऊपर क्या होता है, टमाटर की जो खेती होती है, अक्सर टमाटर जो है ना लोयम सॉइल में होता है, दोमट मिट्टी में होता है, तुम्हारा जो बालू के जी कण होते हैं, बालू ज्यादा होता है, तो टमाटर पे जमा रहता है। जैसे ही मार्केट से आया तो खा लिया, तो जो जब ऐसे बिना धोआ खाया तो बहुत सारे स्टोन पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं। तो ऑक्सीनेट जी होना अलग बात है, स्टोन पार्टिकल अंदर जाना अलग बात है, इसलिए उसको स्टोन बन जाता है। तो कुछ जी चीजें में जिनको दिक्कत हो जाती है उनके लिए समस्या है। कोई स्टोन का पेशेंट बन गया है तो चलो ऑक्जिलेट वाली चीजें कम ले लो, पालक है, टमाटर है। अब ऐसा ही पाइनएप्पल के बारे में है, ऐसा जो कहते हैं वो, चूंकि पाइनएप्पल भी जो है ना एक ऐसा पौधा है जो इसी प्रकार की भूमि में होता है और लंबे समय पेड़ के ऊपर लगा रहता है, तो उसको बढ़िया छील कर, चूंकि इसमें डस्ट पार्टिकल इसके अंदर घुस जाते हैं छेद के अंदर, समझ रही है जी हमारी जी बात? जी तो, जी 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 तो यदि बिल्कुल। आपने उसको बहुत अच्छे से नहीं काटा, नहीं छीला, तो डस्ट पार्टिकल इसमें रहते हैं, जब डस्ट पार्टिकल आपके अंदर जाएंगे तो आपके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। पर बाकी और जी वैसे थोड़ा ऑक्जिलेट्स होते भी हैं इसमें, तो ऐसा ये घबराना नहीं, फल खाइए आप। और आप तो ध्यान रखो, पका भोजन जितना नुकसान देता है, कोई सा भी कच्चा भोजन, भले ही वो उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, तो यदि आप दोनों की तुलना करेंगे तो आपको जो पका भोजन है उसकी तुलना में जो कच्चा भोजन है, आज के समय में भले वो पेस्टिसाइड के रास्ते से भी आ रहा है, तो भी तुलनात्मक आपको वो नुकसान कम करेगा। यदि आप कहते हो कि पेस्टिसाइड नुकसान करता है, हम मानते हैं, पर यदि आप तुलना करेंगे आपका कुक्ड फूड और आपका रॉ डाइट, तो जो कुक्ड डाइट है आपकी, जो पका भोजन है, उसकी अपेक्षा कच्चा भोजन आपको नुकसान कम करेगा, भले वो पेस्टिसाइड से प्रभावित है, ये समझ लीजिए। पूरा जी जो भाई लिविंग, पूरा जो हमारा और जीव है, पूरा जीव जगत, वो सब कच्चा खा रहा है और सब कुछ खा रहा है, कोई वो पेशेंट नहीं बनते हैं, पूरी जीवन आनंद से जीते हैं। तो बहुत सी चीजें भ्रम भ्रम होता रहता है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, कच्ची चीजें सब निकल जाती हैं, ये ध्यान रखो। हम आपने एक बार अभी लेक्चर में बताया था, जब आप किसी चीज को पकाते हैं तो प्रकृति ने उस चीज, जिस चीज को बनाया है जिस चीज के लिए,
अब अपने बादाम शरीर में किसी और ऑर्गन में काम करता है, उसकी आकृति आपकी आंखों जैसी है, काजू की आपकी आकृति किडनी जैसी है, करेले की आकृति आपकी पैनक्रियाज जैसी है, लौकी की आकृति आपकी पेट जैसी है। तो इनके एलिमेंट इन जगह ज्यादा काम करते हैं, पर जब आप इनको पका लेते हैं तो इनके अंदर से जो इनका जो कोड है वो डी कोड हो जाता है। इसके ऊपर अभी नोबेल पुरस्कार मिला है डॉक्टर को। तो आप यदि ओरिजिनल वे में खा रहे हैं चीजों को बिना किसी प्रोसेस के, तो नुकसान नहीं देती है, ध्यान रखें आप। चलिए जी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। और कोई? जी ताऊ जी, प्रश्न समाप्त हो गए, समय भी समाप्त हो गया, शांति जी। पाठ ले लेते हैं। आज की बात समाप्त करते हैं। ध्यान दें, अगली बार दिवाली है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। मनोज भाई आज इस पर नहीं है। दिवाली को बड़े अच्छे से मनाना है, इसमें दुरुपयोग नहीं करना है भाइयों बहनों। हमारे थोड़ी सी बात आपसे स्पिरिचुअल चर्चा कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा भारत देश एक तो क्या है कि गरीब देश है, अब तो नहीं है इतना गरीब। तो कहते थे बेटा जीवन क्रम सामान्य रहना चाहिए और प्रेरणापद काम करना चाहिए। बहुत अधिक लग्जरियस पना करना, इससे एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। तो जाने अनजाने में हम दूसरे को कष्ट दे देते हैं। तो ऐसा प्रदर्शन बहुत अधिक न करें, बहुत अधिक फिजूल खर्ची न करें। अब ये फिर भोजन की बात आती है। आप बहुत घरों में बहुत डेयरी उत्पाद लाएंगे, बहुत तला गला खाएंगे, तो भाइयों बहनों बीमारी बढ़ती है। और आपको घरों में अपने जो प्रिपरेशन भी करना है, तो ऐसी प्रिपरेशन करो जो थोड़ी प्राकृतिक हो, ये ध्यान रखो। जैसे मिठाई बनाओ तो गुड़ के आधार पर बनाओ। बीच में वो बात बताना भूल गए थे कि जब शक्कर न की जगह गुड़ को प्रधानता दो, इसमें क्षार होता है ना, किशमिश है, गोला है। आपकी मिठाइयों में ना इन चीजों की फाइबर भी है, गोला है, फाइबर है, किशमिश है ना, मखाने हैं। यदि आपके पास अच्छा खर्च करते हो आप, तो ऐसी चीजों पे खर्च करो। खजूर की मिठाई बनाओ, है ना, गुड़ उसमें इन्वॉल्व करो। लौकी को घिस के मिठाई बनाओ। यदि आपको मिठाइयां बनाया तो प्रकृति माँ की तरफ लेके जाओ, अपने स्वाद की पूर्ति करो। पर इस तरफ यात्रा बढ़ाना, ये बहुत महंगी चीजें आपको नुकसान देंगी भाइयों बहनों। बहुत दिक्कत का विषय होड़ लगी हुई है। और इसके बाद में जब दिवाली मना लो तो थोड़ा सा फास्टिंग करना, जो खाना पीना होगा, सबसे मिलने जुलने जाओगे आप, तो ये थोड़े हम आपको स्वास्थ्य की बात बताते हैं। अब दिवाली का जो भी आप मुहूर्त है, पूरा परिवार बैठे, आप भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो इस दिन भारतीय संस्कृति की ड्रेस पहनो। आप मलिया धोती कुर्ता पहनो, जब आप पूजन करते हैं कुर्ता पैजामा पहनो, पैंट शर्ट वगैरह को थोड़ा दूर रखो। परिवार में बढ़िया अच्छे से अपने इष्ट देव की प्रार्थना स्तुति करो, मिलन करो, है ना, ये सब चीजों को करो। हमारी खूब खूब शुभकामनाएं। आपका बढ़िया ये त्योहार मने, सबके घरों में माँ लक्ष्मी की खूब कृपा हो, खूब आनंद बरसे। आप उस माँ लक्ष्मी का खूब आप उसका माँ की तरह उपयोग भी करें और दूसरों को भी आपकी लक्ष्मी का फायदा दें, जिससे आप सेवा के भाव से उसको मुक्त से बांटे भी। आज के समय में आपको दान भी करना चाहिए माता लक्ष्मी का। जो गरीब लोग हैं उनको गिफ्ट भी दो, आपका स्टाफ है उसको गिफ्ट करो, गौशाला में जाकर गौ भक्तों को गिफ्ट करो, गाय माता को भी आप दान करो। ये सब चीजें आप अपनाएं। और अगली वाली क्लास शुक्रवार वाली नहीं होगी, है ना, चूंकि मिलन वाला दिन होगा, तो अगली वाला जो फ्राइडे होगा उसमें क्लास नहीं होगी, उससे अगली बार करेंगे। अब चलिए, अब सब लोग हाथ जोड़ें। पुनः हमारी दिवाली की सबके लिए पूर्व दिवाली आएगी, उससे पूर्व शुभकामनाएं। हमारी मुलाकात बाद में होगी। आइए भगवान से प्रार्थना करें, सबके मनों में, दिलों में, जीवन में, पूरी दुनिया में उनकी शांति आनंद के रूप में बरसे। ये जीवन जो है आनंद, हम बार बार आनंद की बात कहते हैं, आनंद, सुख नहीं, आनंद। प्रभु का आशीर्वाद आनंद के रूप में मिलना चाहिए। कैसा भी जीवन है पर आनंद होना चाहिए। हम गरीब हैं, कम साधन है, कोई हारी बीमारी है तो भी आनंद, कष्ट सहने की जब क्षमता भगवान देता है तो फिर आनंद आता है, दिक्कत नहीं होती है। आइए दोनों हाथ जोड़कर शांति प्रार्थना। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता सदगुरुदेव की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।